हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस। नर्सिंग ऑफिसर सीएचओ स्टाफ नर्स के लिए प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 21 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्य उपचर्या परिषदों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? आचरण के नियम निर्धारित करने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, मजबूत राष्ट्रीय संघों के विकास को बढ़ावा देना, विदेशी नर्सों को पंजीकरण प्रदान करना, नर्सिंग शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या निर्धारित करना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आचरण के नियम निर्धारित करने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई करना। ये राज्य उपचर्या परिषदों का एक कार्य है। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर सक्सेसफुल इंडक्शन ऑफ लेबर इंक्लूड बिशप स्कोर ग्रेटर देन 6, मैटरनल बीएमआई ग्रेटर देन 25, स्मॉल फीटस, एल्डरली, प्राइमी ग्रेविडा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिशप स्कोर ग्रेटर देन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य प्रोथ्राम्बिन टाइम कितना होता है? ए 12 से 16 मिनट, बी 4 से 8 मिनट, सी 12 से 18 मिनट, डी 2 से 4 मिनट। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 12 से 16 सेकंड। सॉरी, ये ऑप्शन 12 से 16 सेकंड पढ़ेंगे। 12 से 16 सेकंड होता है नॉर्मल प्रोथ्राम्बिन टाइम या पीटी टाइम। इसको देखते हैं। एक प्रोथ्राम्बिन टाइम पीटी परीक्षण यह मापता है कि रक्त के नमूनों का उपयोग करके आपका रक्त कितनी तेजी से थक्का बनाता है। जब आपको चोट लगती है और खून बहता है तो आपका शरीर रक्त के थक्कों को बनाने के लिए चरणों की एक श्रृंखला से गुजरता है जो रक्तस्राव को रोकता है। प्रोथ्राम्बिन टाइम पीटी टाइम, प्रोथ्राम्बिन टाइम मापता है कि ब्लड क्लॉटिंग जमने में कितना टाइम लगता है। नॉर्मल पीटी होता है 12 से 16 सेकंड। ए सीटी मींस क्लॉटिंग टाइम, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्लॉटिंग टेस्ट इज एनालाइज्ड ऑन ए ब्लड सैंपल टू फाइंड हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द ब्लड टू क्लॉट और टू कोआगुलेट ऑन दिस स्लाइड। The normal bleeding time is between 2 to 7 minutes. The normal clotting time in a person is between 8 to 15 minutes. By understanding the time taken for blood to clot, it can be determined if the person has hemophilia. देखिए यहाँ पे मैंने 3 बातें पढ़ी हैं, प्रोथ्राम्बिन टाइम, क्लॉटिंग टाइम एंड ब्लीडिंग टाइम। सबका अलग अलग टाइम होता है, तो इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। जो प्रोथ्राम्बिन नॉर्मल टाइम होता है 12 से 16 सेकंड होता है, और ब्लीडिंग टाइम या जिसको कहते हैं बीटी वो 2 से 7 मिनट होता है, और क्लॉटिंग टाइम होता है वो 8 से 15 मिनट होता है नॉर्मल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिसऑर्डर इन विच द सिम्टम्स ऑफ schizophrenia and mood disorders are prominently present within the same episode is known as persistent delusion disorders, acute and transient psychotic disorders, सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, इंड्यूस्ड डिल्यूजन डिसऑर्डर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर। कुछ इसमें एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। साइजो अफेक्टिव डिसऑर्डर is a mental health disorder that is marked by a combination of schizophrenia symptoms such as hallucinations or delusions and mood disorder symptoms such as depression or mania. Schizoaffective डिसऑर्डर एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है जो सीजोफ्रेनिया के लक्षणों जैसे मतिभ्रम या भ्रम या और मूड विकार के लक्षणों और अवसाद या उन्माद के संयोजन से चिन्हित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रसूति महिला का निरीक्षण करते समय एक दाई पैर अभिपृष्ठ आकुंचन पर जंघा पेशियों में दर्द देखती है। दाई को निम्नलिखित में से कौन सा संकेत प्राप्त हो रहा है? होमैन का संकेत, मोसे का संकेत, न्यूहाफ का संकेत, लिंटन का संकेत। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, होमैन का साइन। होमैन साइन प्राप्त हो रहा है। जब बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन रिलीज हो जाए तो पेल्विस को सपोर्ट करने वाले लिगामेंट्स ढीले होने लगते हैं, इससे जांघों और ग्रोइन में दर्द हो सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आईएम इंजेक्शन के लिए परंपरागत स्थल है? डॉर्सोग्ल्यूटियल, डेल्टॉइड, वेंट्रोग्ल्यूटियल, वेस्टस लेटरलिस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉर्सोग्ल्यूटियल। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लिथियम उपचार के साथ आधार रेखा के रूप में प्रायः एक थायराइड क्रिया परीक्षण का आदेश दिया जाता है ताकि यह पुष्टि हो सके कि रोगी की भावदशा में सुधार हुआ है। क्योंकि लिथियम थायराइड उद्दीपक हार्मोन के स्तर में कमी करता है। क्योंकि थायराइड उद्दीपक हार्मोन लिथियम के चयापचय में हस्तक्षेप करता है। क्योंकि लिथियम थायराइड उद्दीपक हार्मोन के स्तर में वृद्धि करता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि लिथियम थायराइड उद्दीपक हार्मोन के स्तर में वृद्धि करता है। तो लिथियम उपचार के साथ आधार रेखा के रूप में प्रायः एक थायराइड क्रिया परीक्षण का आदेश दिया जाता है। जैसा इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये देखा जाता है क्योंकि लिथियम थायराइड उद्दीपक हार्मोन के स्तर में वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्च कपाल पश्च स्थिति वाली महिला के लिए डैश का पता लगाने के लिए भ्रूण का सिर नीचे की ओर न होने वाली झिल्ली के विदार या योनि की जांच की जाती है। ऑप्शन ए ग्रीवा कटाव, बच्चे के जन्म के लिए श्रोणि की पर्याप्तता, कार्ड प्रोलैप्स, प्लेसेंटा प्रीविया। देखिए यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ये चार ऑप्शन में कौन सा आएगा ये आपको बताना है। पश्च कपाल पश्च स्थिति वाली महिला के लिए यहाँ पे आएगा कॉर्ड प्रोलैप्स का पता लगाने के लिए भ्रूण का सिर नीचे की ओर न होने वाली झिल्ली के विदार पर योनि जांच की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉर्ड प्रोलैप्स। अगला क्वेश्चन है, इन विच पोजीशन शुड अ नर्स प्लेस अ पेशेंट व्हाइल प्रिपेयरिंग द पेशेंट थोरेसेंटेसिस? सिटिंग पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, लेटरल पोजीशन। देखिए एक पेशेंट में थोरेसेंटेसिस की क्रिया की जा रही है तो उसको कौन सी पोजीशन में बिठाएंगे या लिटाएंगे? तो इसमें जो पोजीशन देंगे थोरेसेंटेसिस के लिए पेशेंट को वो होगी सिटिंग पोजीशन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Thoracentesis is a procedure to remove fluid or air from around the lungs. Thoracentesis एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें लंग से फ्लूइड निकाला जाता है। A needle is put through the chest wall into the pleural space. The pleural space is the thin gap between the pleura of the lung and of the inner chest wall. The pleura is a double layer of membrane that surround the lungs. Next, अगला प्रश्न है, सभी समाजों की मूल इकाई है आय, धर्म, जाति, परिवार। तो सभी समाजों की जो मूल इकाई होती है उसको हम कहते हैं परिवार, इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होता है। अगला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू गैस्ट्रोस्टोमी आर करेक्ट एक्सेप्ट। इसमें से चार ऑप्शन में से सभी ऑप्शन गैस्ट्रोस्टोमी के लिए संबंधित है या सत्य है, जबकि एक इसमें सत्य नहीं है। तो वो आपको बताना है कौन सा इसमें सत्य नहीं होगा। एंट्रल न्यूट्रिशन कैन बी गिवन थ्रू गैस्ट्रोस्टोमी, पेरेंटल न्यूट्रिशन कैन बी गिवन थ्रू गैस्ट्रोस्टोमी, इट इज द क्रिएशन ऑफ एन आर्टिफिशियल एक्सटर्नल ओपनिंग इनटू द स्टमक, न्यूट्रिएंट्स आर सेंट इनटू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट थ्रू ए फीडिंग ट्यूब। करेक्ट आंसर होगा इसका, जो सत्य नहीं है वो होगा ऑप्शन बी, पेरेंटल न्यूट्रिशन कैन बी गिवन थ्रू गैस्ट्रोस्टोमी। पेरेंटल न्यूट्रिशन नहीं दिया जा सकता है, जबकि इसमें लिखा है कि दिया जा सकता है, इसलिए इसका ये ऑप्शन गलत हो जाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विभेदन के साधनों में निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य सभी शामिल हैं? देखिए ये चार ऑप्शन है, इनमें सामाजिक विभेदन के तीन ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन सही नहीं है। आपको सही स्थिति बताना है। आय, धर्म और शिक्षा ये सामाजिक विभेद करते हैं, जबकि वैवाहिक स्थिति ऐसी है जो सामाजिक विभेद नहीं करती है, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आय के आधार पर विभेद होता है, धर्म के आधार पर विभेद होता है और शिक्षा के आधार पर विभेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परंपरागत रूप से संज्ञानात्मक न्यूनता मीन्स कॉग्निटिव डिफिसिट्स का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले ध्यान के घटकों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? स्मृति, निरंतर एकाग्रता, चयनात्मकता, क्षमता। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्मृति ये शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नर्स विखंडित मानसिकता के रोगी की लैब रिपोर्ट की समीक्षा करती है जो क्लोजापिन 25 mg QD ले रहा है। उसकी रिपोर्ट 1500 प्रति mcl का WBC गणन दर्शाती है। निष्कर्षों के आधार पर नर्स को मनोविकार विज्ञानी से निम्नलिखित में से किस आदेश की अपेक्षा करनी चाहिए? ऑप्शन ए, क्लोजापिन की मात्रा वृद्धि
करना चाहिए, क्लोजापिन बंद करने की अपेक्षा करनी चाहिए, क्लोजापिन की मात्रा में कमी करने की अपेक्षा करनी चाहिए और क्लोजापिन की समान मात्रा जारी रखने की अपेक्षा करनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लोजापिन बंद करने की अपेक्षा करनी चाहिए। एक बार और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। नर्स विखंडित मानसिकता के रोगी की लैब रिपोर्ट की समीक्षा करती है जो क्लोजापिन 25 mg QD ले रहा है। उसकी रिपोर्ट 1500 प्रति MCL ऑफ WBC गणन दर्शाती है। निष्कर्षों के आधार पर नर्स को मनोविकार विज्ञानी मीन साइकेट्रिस्ट से किस आदेश की अपेक्षा करनी चाहिए? तो नर्स को जो आदेश की अपेक्षा करनी चाहिए वो क्लोजापिन बंद करने की अपेक्षा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मधुमेहज पाद वाले रोगी को अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली है। निम्नलिखित में से किसमें प्रभावी अंतर विषयी विसर्ग योजना शामिल है? ए, यह सुनिश्चित करना कि रोगी और उसके परिवार के सदस्यों को सभी औषधि प्रयोग निर्देश दे दिए गए हैं। बी, यह सुनिश्चित करना कि अस्पताल के बिलों का भुगतान रोगी अथवा परिवार के सदस्यों द्वारा कर दिया गया हो। सी, यह सुनिश्चित करना कि छुट्टी के लिए काय चिकित्सक या उपचार करने वाली टीम का एक लिखित आदेश हो। डी, यह सुनिश्चित करना कि नर्स, शिक्षक, आहार विशेषज्ञ और काय चिकित्सक उसकी स्थिति का प्रबंधन करने के लिए सही जानकारी प्रदान करें। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, यह सुनिश्चित करना कि नर्स, शिक्षक, आहार विशेषज्ञ और काय चिकित्सक उसकी स्थिति का प्रबंधन करने के लिए सही जानकारी प्रदान करें। ये जो मधुमेह पाद वाले व्यक्ति को अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली हो तो उसमें नर्सिंग मेंटर, न्यूट्रिशनिस्ट और अगला प्रश्न है, 52 वर्षीय श्री नंद किशोर यादव को सांप्रदायिक दंगों के कारण वेदन क्षति के साथ भर्ती कराया गया था और उन्हें पित्ताशयोच्छेदन से गुजरना पड़ा और ठीक होने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। चूंकि वह एक निजी कंपनी के कर्मचारी हैं और बिल का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाएगा, इसलिए कंपनी उनकी केस फाइल तक नहीं पहुंच की मांग कर रही है। नर्स का सबसे उपयुक्त कार्य होगा ए, उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंच अस्वीकार करना। बी, कंपनी को सूचित करना कि स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंच केवल उनके रिश्तेदारों को ही प्रदान की जा सकती है। सी, उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंच प्रदान करना होगा। डी, स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंच प्रदान करने के लिए अस्पताल के अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने के लिए कंपनी को सूचित करना होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यदि ऐसा कुछ हुआ है कि कोई कर्मचारी है और उसकी कंपनी केस फाइल मांग रही है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंच प्रदान करने के लिए अस्पताल के जो भी ऑफिसर्स हैं, हॉस्पिटल ऑफिसर्स हैं, उनसे अनुमति प्राप्त कर ली जाए। अगला क्वेश्चन है, एक 38 वर्षीय महिला श्रीमती ममता दास आरटीए और कई फ्रैक्चर के इतिवृत्त के साथ अस्पताल में भर्ती है। इस प्रकार की भर्ती फिल इन द ब्लैंक्स क्या कहलाती है? दीर्घकालिक भर्ती, चिकित्सीय भर्ती, नैदानिक भर्ती, आपात भर्ती। तो इस प्रकार की भर्ती आपात भर्ती या इमरजेंसी भर्ती कहलाती है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक कारक के संचरण को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका है? ए, संक्रामक कारक की पहचान करना। बी, सावधानी पूर्वक हाथ की स्वच्छता का अभ्यास करना। सी, सभी रोग जनकों के लिए टीका लेना। डी, पृथक्करण पूर्वोपाय का अभ्यास करना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सावधानी पूर्वक हाथ की स्वच्छता का अभ्यास करना। ये संक्रामक कारक के संचरण को नियंत्रित करने का सबसे बेहतर तरीका है, हैंड हाइजीन। अगला क्वेश्चन, सीरम क्लोराइड का बढ़ा हुआ स्तर इन सभी स्थितियों में देखा जाता है सिवाय इसके? ए, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। बी, वाटर इंटॉक्सिकेशन। सी, सीवियर डायरिया। डी, कुशिंग सिंड्रोम। देखिए, जो सीरम क्लोराइड का स्तर है ये सभी कंडीशन में बढ़ता है और एक कंडीशन में नहीं बढ़ता है, वो है वाटर इंटॉक्सिकेशन। सीरम क्लोराइड रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में भी बढ़ता है, सीवियर डायरिया में भी बढ़ता है और कुशिंग सिंड्रोम में भी बढ़ता है। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वाटर इंटॉक्सिकेशन ऐसी स्थिति जिसमें क्लोराइड की मात्रा ब्लड और यूरिन में सामान्य से अधिक होती है, उसे
हाइपरक्लोरेमिया कहते हैं, वहीं क्लोराइड की सामान्य से कम मात्रा की स्थिति को हाइपोक्लोरेमिया कहते हैं। देखिए, जब क्लोराइड ज्यादा हो जाए तो उसको कहेंगे हाइपरक्लोरेमिया, और जब कम हो जाए तो बोलेंगे हाइपोक्लोरेमिया। क्लोराइड का अत्यधिक सम्मिश्रण, अत्यधिक नमक खाने और मेटाबॉलिक एसिडोसिस से हाइपरक्लोरेमिया की स्थिति पैदा हो सकती है। शरीर में गंभीर रूप से पानी की कमी हो जाने के कारण भी कुछ समय के लिए क्लोराइड का स्तर बढ़ सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्तब्धता प्रकारों में से वितरणात्मक आघात मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का उदाहरण है। ए सर्जिकल शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक, हेमरेजिक शॉक, बर्न शॉक। करेक्ट आंसर होगा जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का एग्जाम्पल होता है वो होता है एनाफाइलेक्टिक शॉक या तीव्रग्राही आघात। एनाफाइलेक्टिक शॉक इसका आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक और वैसोडाइलेटरी शॉक इज अ मेडिकल इमरजेंसी where your body cannot get enough blood to your heart, brain and kidneys. This happens because your blood vessels are extremely dilated, which brings down your blood pressure and cuts down on how much blood can get to your organs. तो एनाफाइलेक्टिक शॉक्स की मेन प्रॉब्लम ये है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनमें वैसोडाइलेशन हो जाता है। इस वैसोडाइलेशन के कारण सभी अंगों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ नॉर्मल सीरम कोलेस्ट्रॉल। नॉर्मल सीरम कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज, सामान्य रेंज कितनी होती है। ए 250 to 300 mg per dl, बी 150 to 200 mg per dl, सी मोर देन 400 mg per dl, डी 350 to 400 mg per dl। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 150 to 200 mg per dl नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर शेष सभी उच्च रक्तचाप की रोकथाम के प्राथमिक तरीके हैं। देखिए, ये 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि एक ऑप्शन ऐसा है जो बीपी की रोकथाम के प्राथमिक तरीका नहीं है, बाकी सभी तरीके बीपी की रोकथाम के लिए आवश्यक हैं या प्राथमिक तरीके हैं। ए है आहार में सोडियम नहीं लेना, समस्या का शुरुआती दौर में पता लगाना, शारीरिक गतिविधि वृद्धि करना, डी वजन कम करना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी समस्या का शुरुआती दौर में पता लगाना। देखिए, इसे छोड़कर सभी उच्च रक्तचाप की रोकथाम के प्राथमिक तरीके हैं। प्राथमिक तरीके देखते हैं कौन कौन है। आहार में सोडियम लेना भी प्राथमिक तरीका है, शारीरिक गतिविधि में वृद्धि करना भी प्राथमिक तरीका है, और वजन कम करना भी प्राथमिक तरीका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वयस्कता के दौरान परिपक्व हो रहे व्यक्तियों के बढ़ते सामाजिक दायरे में विकास का अंतिम चरण निम्नलिखित में से कौन सा है। सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, आत्मीयता, इंटीमेसी, उदारता, जेनरेटिविटी, पहचान, आइडेंटिटी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सत्यनिष्ठा या इंटीग्रिटी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोषण स्थिति के नैदानिक मूल्यांकन का उदाहरण है। ग्राहक से कमी के लक्षणों के बारे में पूछताछ, खाद्य आपूर्ति प्रश्नावली, व्यक्ति के रक्त में पोषक तत्वों के स्तर की जांच, MUAC। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्राहक से कमी के लक्षणों के बारे में पूछताछ करना। यहाँ ग्राहक का मतलब आपका पेशेंट से है। अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में रोगी देखभाल और नर्सिंग देखभाल दोनों का प्रबंधन करता है क्या कहलाता है। नर्स शिक्षक, नर्स पर्यवेक्षक, नर्स प्रैक्टिशनर, नर्सिंग प्रशासक। तो जो व्यक्ति स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में रोगी देखभाल और नर्सिंग देखभाल दोनों का प्रबंधन करता है उसको नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर या नर्सिंग प्रशासक कहते हैं। इसलिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें डायबिटीज मेलाइटस के कारण बृहत संवाहिनी मीन्स मैक्रोवैस्कुलर जटिलता होती है। ए कोरोनरी हार्ट डिजीज, बी डायबिटिक न्यूरोपैथी, सी डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डी डायबिटिक रेटिनोपैथी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कोरोनरी हार्ट डिजीज। इसमें डायबिटीज मेलाइटस के कारण मैक्रोवैस्कुलर जटिलता देखी गई है, वो होती है कोरोनरी हार्ट डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकूलित उद्दीपन कंडीशन स्टिमुलस के माध्यम से अधिगम निम्नलिखित में क्या कहलाता है। ऑपरेंट लर्निंग, पैवलोवियन लर्निंग,
मोटिवेशनल लर्निंग, पनिशमेंट लर्निंग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पावलोवियन अधिगम या पैवलोवियन लर्निंग। ये कंडीशन स्टिमुलस के माध्यम से अधिगम कहलाता है। अगला क्वेश्चन, एक नर्स भर्ती के समय रक्त के नमूने एकत्र करती है और काय चिकित्सक मीन्स फिजिशियन के औषधि निर्देश पत्र के अनुसार परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजती है। रोगी उन परीक्षणों को जानने में रुचि रखता है जो एकत्र किए गए रक्त के साथ किए जाएंगे। नर्स की उचित प्रतिक्रिया होगी ए, किसी भी रक्त जांच के बारे में सूचित नहीं करना, केवल नियमित जांच के बारे में बताना और विशेष जांच छिपाना, केवल विशेष जांच के बारे में बताना और नियमित जांच छिपाना, समस्त रक्त जांचों के बारे में सूचित करना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कि जो भी मरीज चाह रहा हो उन सबके बारे में नर्स को, पेशेंट को जानकारी देनी चाहिए कि उसको कौन कौन से टेस्ट किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, शोधकर्ता द्वारा एकत्रित किए गए मूल और प्रत्यक्ष डेटा को किस रूप में जाना जाता है? द्वितीयक डेटा, तृतीयक डेटा, साक्षात्कार डेटा, प्राथमिक डेटा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उसको प्राथमिक डेटा माना गया है। मूल और प्रत्यक्ष डेटा को प्राथमिक डेटा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अ स्लोली प्रोग्रेसिव नॉन इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ द डायआर्थ्रोडियल जॉइंट्स। डायआर्थ्रोडियल जॉइंट्स की स्लोली प्रोग्रेसिव नॉन इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर कौन सी होगी? ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोप्रोसिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियोमेलाइटिस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्टियोआर्थराइटिस। करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर फॉर द मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन MMSE? 10 पॉइंट, 40 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 30 पॉइंट। मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन का जो मैक्सिमम स्कोर होता है वो 30 पॉइंट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? यूरिनरी immunoglobulin A in the urethra, instrumentation of the urinary tract, ability to empty the bladder completely, natural host defenses। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। ये रिस्क फैक्टर है यूटीआई का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी? मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी का या मैग्नीशियम विषाक्तता के लिए कौन सा एंटीडोट प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम ग्लूकोनेट, नैलोक्सोन, विटामिन के, नन। देखिए मैग्नीशियम की एंटीडोट जो होता है वो होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। अभी आगे और भी एंटीडोट दिए गए हैं वो पढ़ते हैं। पहला एसिटामिनोफेन, इसका एंटीडोट होगा एसिटिलसिस्टीन, जिसको हम नॉर्मल भाषा में पैरासीटामोल बोलते हैं। एंटीकोलिनर्जिक्स का एंटीडोट है आइसोस्टिगमीन। बेंजोडाइपीजीपिन्स का एंटीडोट है फ्लूमाजेनिल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट का एंटीडोट है कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम ग्लूकोनेट। साइनाइड का एंटीडोट होगा मिथाइलिन ब्लू। डिगॉक्सिन का एंटीडोट होगा डिगॉक्सिन इम्यून फैब। हेपेरिन का एंटीडोट प्रोटामिन सल्फेट। आयरन का एंटीडोट होगा डेफ्रोक्सामिन। इंसुलिन का एंटीडोट हो ग्लूकागॉन। लेड का है सक्सीमर। ओपियोड्स का है नैलोक्सोन और वारफेरिन का है विटामिन के। ये सभी एंटीडोट दिए गए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल आर अबाउट ट्रू अबाउट इंसिडेंस। किसी डिजीज के नए केस आना एक्सेप्ट क्या कहलाता है? इट इज ए रेट, डज नॉट इंक्लूड ऑफ यूनिट ऑफ टाइम, न्यूमरेटर इंक्लूड्स नंबर ऑफ न्यू केसेस, डिनोमिनेटर इंक्लूड्स पॉपुलेशन एट रिस्क। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डज नॉट इंक्लूड यूनिट ऑफ टाइम इसमें इंक्लूड नहीं होता है, बाकी ये सभी इंक्लूड होते हैं। इट इज ए रेट, या एक रेट होती है, और न्यूमरेटर में नए केस होते हैं और डिनोमिनेटर में पॉपुलेशन एट रिस्क होता है। इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, वो देखते हैं। इसका फॉर्मूला है इंसिडेंस रेट मीन्स होता है इंसिडेंस रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ ए डिजीज ड्यूरिंग गिवन पीरियड डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इनटू 1 लाख। एक विशेष अवधि में किसी विशिष्ट आबादी में होने वाली बीमारी के नए मामलों की दर को इंसिडेंस रेट कहते हैं। आमतौर पर 2 प्रकार की घटनाओं का उपयोग किया जाता है, घटना अनुपात और घटना दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 192। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर अ पर्सन हु हैज बीन बीटन बाय ए डॉग इन्वॉल्व्स।
applying a tourniquet proximal to the wound, applying a wound dressing, cleaning the wound with soap and water, administering anti-rabies vaccine. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लीनिंग द वुंड विद सोप एंड वाटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 193 है, द bony swelling of the distal interphalangeal finger joint seen in the osteoarthritis is called Osler's nodes, Virchow's node, Bouchard's node, Haverden nodes। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, Haverden nodes। डिस्टल इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट, बूचर्ड प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट, इसका देखते हैं ऑप्शन डी कैसा होता है। ये जो इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट्स होते हैं इसमें स्वेलिंग आ जाती है, ये डिस्टल इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट्स होते हैं, उसमें जो सूजन आ जाती है उसको हम एडनबर्ग हैवर्डन नोड्स कहते हैं। और इसमें और भी ऑप्शन जो दिए गए उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ऐसे विर्चोव्स नोड्स, विर्चोव्स नोड इज अ लिम्फ नोड एंड इज ए पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। इट इज द thoracic duct and node. It receives afferent lymphatic drainage from the left head, neck, chest, abdomen, pelvis and bilateral lower extremities, which eventually drains into the jugulo-subclavian venous junction via the thoracic duct. Next question. Miss Kasturi Agrawal, an 8-year-old child, recovered and got discharged from the hospital after an accident. At the time of discharge, the police requested a copy of the hospital records. The nurse's action will be to provide the hospital record to the police. B. Obtain permission from the primary treating physician to provide the hospital record copy. C. Refuse the police to provide the hospital record copy. D. Allow access to the hospital records but not give a copy. Correct answer होगा ऑप्शन बी, obtain permission from the primary treating physician to provide the hospital record copy. Next question. While examining a female patient by a male doctor, it is the duty of the female nurse to not allow the doctor to examine the client, arrange another female healthcare provider to stand with the patient throughout the examination, inform the physician to arrange a female doctor for examination of the patient, be with the patient physically and reassure her. Correct answer होगा ऑप्शन डी, be with the patient and physically reassure her. While examining a female patient, एक मेल डॉक्टर के द्वारा फीमेल पेशेंट का एग्जामिनेशन किया जा रहा है, तो जो फीमेल नर्स होती है उसकी क्या ड्यूटी होगी, उसकी ड्यूटी होगी be with the patient फिजिकली एंड रीअश्योर हर, की वहीं पर रहना और उसको रीअश्योर करना, उसको सांत्वना देना। अगला क्वेश्चन, द लैबोरेटरी टेस्ट यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ आर्थराइटिस इज वैन जॉन्स टेस्ट, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, एल्कलिन फॉस्फेटेज, एक्सरे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। ये टेस्ट होता है किसके डायग्नोसिस के लिए, आर्थराइटिस के डायग्नोसिस के लिए। ऑटो इम्यून डिजीज होने के कारण ये टेस्ट करते हैं। बेन जॉन्स प्रोटीन इज अ मोनोक्लोनल ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ये जो एक इसमें ऑप्शन था उसके बारे में बताया गया है। बेन जॉन्स प्रोटीन इज ए मोनोक्लोनल ग्लोब्यूलिन प्रोटीन और इम्यूनोग्लोब्यूलिन लाइट चेन फाउंड इन द यूरिन with a molecular weight of 22 to 24 kDa। मल्टीपल माइलोमा एक दुर्लभ रक्त कैंसर है जो आपके प्लाज्मा कोशिकाओं को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, द डिसऑर्डर इन विच द सिम्टम्स ऑफ सीजोफ्रेनिया एंड मूड डिसऑर्डर्स आर प्रोमिनेंटली प्रेजेंट within the same episode is known as persistent delusional disorder, acute and transient psychotic disorder, सीजोअफेक्टिव डिसऑर्डर, इंड्यूस्ड डिल्यूजन डिसऑर्डर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीजोअफेक्टिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन हैज ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट। क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन, एक अच्छे डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये सभी बातें आवश्यक होती हैं सिर्फ एक को छोड़कर।
A. Record not only objective information but also subjective information by the nurse, sticking to the facts, timely entry on the patient's ongoing care, complete information within a record entry. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिकॉर्डिंग नॉट ओनली ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन बट आल्सो सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन बाय द नर्स। ये ऑप्शन गलत है और यही इसका उत्तर पूछा है क्योंकि इसमें गलत आंसर पूछा गया था। स्टिकिंग टू द फैक्ट्स, बिल्कुल फैक्ट पे आना, टाइमली एंट्रीज ऑन द पेशेंट ऑन गोइंग केयर, ये भी सही है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन विद इन ए रिकॉर्डेड एंट्री, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक मूल्यांकन निष्कर्ष नर्स को एक महिला में सेफेलोपैल्विक विषमता के जोखिम के बारे में संकेत देता है? शॉर्ट स्टेचर, प्राइमी ग्रेविडा, ट्विन गेस्टेशन, ओबेसिटी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, शॉर्ट स्टेचर। Cephalopelvic disproportion CPD exists when the capacity of the pelvis is inadequate to allow the fetus to negotiate the birth canal. This may be due to a small pelvis. Small pelvis के कारण इस प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है कि बर्थ कैनाल में फीटस फंस सकता है या बर्थ कैनाल अपर्याप्त हो सकती है फीटस के लिए, तो ये छोटा कद इसमें बहुत मायने रखता है। A non-gynecoid pelvis formation, a large fetus, and unfavorable orientation of the fetus, or a combination of these factors. Certain medical conditions may distort pelvic bones such as rickets or a pelvic fracture and lead to CPD. Next question. निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण परिचर्या में मानवीय संबंधों के महत्व पर जोर देता है? चिकित्सार्थ संप्रेषण, मेडिकल कम्युनिकेशन, हाईटेक विजन, कॉस्ट इफेक्टिव विजन, यूनिवर्सल विजन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेडिकल कम्युनिकेशन। ये दृष्टिकोण ऐसा है जो परिचर्या में मानवीय संबंधों के महत्व पर जोर देता है।